गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है प्रोविडेंस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम जो हमारा यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी द्वारा काव्य शास्त्र का जो सेक्शन है जिसमें अलंकार को इंक्लूड किया जाता है उसको हम डे बाय डे कंप्लीट कर रहे हैं। तो कल हमने अपना फर्स्ट अलंकार जो है जिसको आप अनुप्रास अलंकार कहते हैं वो हम लोगों ने फिनिश किया था। तो आज आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं श्लेष अलंकार की तरफ। तो श्लेष शब्द की अगर मैं बात करूं तो श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ। तो श्लेष अलंकार वहां आप देखेंगे जहां पर आप क्या देखते हैं कि शब्द जो है वो एक ही बार आया होता है लेकिन प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ क्या हो जाते हैं, विभिन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ। श्लेष अलंकार की पहचान आप उस माध्यम से करेंगे जहां पर शब्द एक बार आया होगा परंतु प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, कल हम लोगों ने श्रुत्यानुप्रास को डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका श्लेष अलंकार को। ठीक है, तो ये एक सिंगल वीडियो के माध्यम से आप पूरा श्लेष अलंकार के जितने भी डाउट्स हैं, आई होप मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करने में सफल रहूंगी। ठीक है, तो श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस अलंकार में शब्द जो है ये एक शब्द अलंकार होता है। इस अलंकार में शब्द जो है वो एक ही बार आएगा परंतु प्रसंग के अनुसार इसके जो अर्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, विभिन्न हो जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ऊपर वाली पंक्ति मैंने नोट डाउन नहीं की है। ऊपर वाली पंक्ति कहती है रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम फोकस करें पानी शब्द को, तो ये जो आपका पानी शब्द दिया गया है, इस पानी, ये पानी शब्द जो है वो कितनी बार आया है, आपका एक सिंगल टाइम यूज हुआ है लेकिन प्रसंग के अनुसार इसके जो अर्थ है वो क्या क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। मोती के केस में इसका अर्थ डिफरेंट होगा, मनुष्य के केस में इसका अर्थ डिफरेंट होगा और चूने के केस में इसका अर्थ डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं, यदि हम समझे इस पंक्ति को कि क्या कहा जा रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, यदि पानी नहीं होगा तो जो आपके मोती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पर यदि हम डिस्कस करें कि पानी का जो तात्पर्य मोती से है वो है उसकी चमक से। मोती के केस में जो पानी का तात्पर्य है वो है चमक से। यदि मोती, जो भी ऑर्नामेंट आप पहनते हैं, यदि उसकी चमक चली गई तो वो ऑर्नामेंट किसी भी यूज का नहीं रहता है। ये आपने अपनी डेली लाइफ में भी अनुभव किया होगा इस चीज का कि यदि आप कोई चीज पहन रहे हैं, ठीक है, यदि उस चीज की चमक चली गई तो उस चीज की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, पानी गए ना ओबरे मोती मानुष चून, मतलब यदि मोती की चमक चली गई तो उस मोती का कोई भी वैल्यू, कोई भी वजूद नहीं रहेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए यदि मनुष्य का धन है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मनुष्य की जो प्रतिष्ठा है, यदि मनुष्य का जो सम्मान है वो चला गया तो मनुष्य की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। अगर आपने अपना आत्मसम्मान खो दिया तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, धन तो इंसान कमा लेता है लेकिन यदि आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा चली गई तो उसको आप दोबारा नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है मोती के केस में यदि मोती की चमक चली गई तो मोती की कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली यदि मनुष्य की प्रतिष्ठा, उसका मान, उसका सम्मान चला गया तो मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, तीसरा केस क्या कह रहा है, चूना। चूने के केस में इसका जो तात्पर्य है, पानी का तात्पर्य वो किससे है, आपके जल से है। जैसे कहा जा रहा है मोती की चमक के बिना कोई वैल्यू नहीं है, मनुष्य की मान मर्यादा प्रतिष्ठा के बिना कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली आपके चूने की जल के बिना, पानी के बिना कोई भी वैल्यू नहीं है। उस चूने का कोई भी यूज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप उसमें क्या, जल उसमें नहीं डालते हैं, आप उसमें पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो श्लेष अलंकार यहाँ पर है। कैसे आपने पहचाना, शब्द एक ही बार आएगा परंतु प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ क्या हो जाएंगे, विभिन्न हो जाएंगे। मोती के केस में पानी का जो अर्थ है वो चमक से है, मनुष्य के केस में पानी का जो अर्थ है वो प्रतिष्ठा से है और चूने के केस में पानी का जो अर्थ है वो किससे है, जल से। ठीक है, तो आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रही हूँ कि श्लेष अलंकार आपका होता क्या है। आइए दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। क्या कह रहा है, सुब्रन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, यहाँ पर जो आपका शब्द है सुब्रन को आप फोकस करेंगे, सुब्रन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी और चोर। सुब्रन एक ऐसी चीज है जिसको कौन ढूंढ रहा है, कवि भी ढूंढ रहा है, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है और आपका चोर भी ढूंढ रहा है। ठीक है, तो सुब्रन की अगर हम बात करें
कवि के संदर्भ में सुबरन का जो अर्थ होगा, कवि देखिए, कवि की कविता तभी अच्छी कहलाती है जब उसमें अलंकार आपको देखने को मिलता है। तो कवि जो है अपनी पंक्तियों में एक किस चीज को ढूंढना चाहता है या किस चीज का योगदान ज्यादा रखता है, वो रखता है अच्छे शब्दों का। ठीक है, तो कवि जो है वो किसकी खोज करेगा, अच्छे, सुबरन को खोजत फिरे। तो कवि क्या ढूंढ रहा है, अच्छे शब्दों को ढूंढ रहा है, अच्छे शब्दों को ढूंढ रहा है ताकि उसके काव्य में अलंकार उत्पन्न हो। ठीक है, तो कवि किसको ढूंढ रहा है, सुबरन को। सुबरन, कवि के केस में सुबरन का जो अर्थ है वो किससे है, अच्छे शब्दों से है। व्यभिचारी, व्यभिचारी की अगर हम बात करें, इसको आप कहते हैं लस्टी मैन, एक ठरकी पुरुष। ठीक है, तो ठरकी पुरुष किसको देखता है, ठरकी पुरुष किसको देखेगा, सुंदर स्त्री को। उसकी आंखें किसको निहारेंगी, सुंदर स्त्री को। कवि की आंखें किसको निहारेंगी, अच्छे शब्दों को। व्यभिचारी किसको निहारेगा, सुंदर स्त्री को। और चोर की अगर मैं बात करूं तो चोर किसको निहारेगा, सोना। ठीक है, तो यदि आप पर्यायवाची भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सोना का जो पर्यायवाची है वो क्या कहलाता है, सुबरन भी कहलाता है। ठीक है, तो सुबरन शब्द एक बार आया, परंतु प्रसंग के अनुसार इसके अर्थ अलग अलग है। कवि के लिए सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्दों से, व्यभिचारी के लिए उसका अर्थ है सुंदर स्त्री से, और चोर के लिए उसका अर्थ है सोना से। ठीक है, तो कवि किसको ढूंढेगा, अच्छे शब्दों को। व्यभिचारी किसको ढूंढेगा, सुंदर स्त्री को। और चोर किसको ढूंढेगा, आपके सोने को। तो सुबरन का पहला अर्थ निकल के आएगा अच्छे शब्द, दूसरा अर्थ निकल के आएगा सुंदर स्त्री, और तीसरा अर्थ निकल के आएगा आपका सोना। ठीक है, चलिए और अच्छे से इसको समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, गमार, शूद्र, पशु और नारी सब किसके अधिकारी हैं, सबको किसका अधिकार है, ताड़ने का अधिकार है। अब देखिए इस ताड़ना का संबंध किस किस से है। ढोल की अगर हम बात करें तो ढोल के केस में ताड़ना का अर्थ है कसने से। यदि आप ढोल को कसेंगे तो ढोल और अच्छी तरीके से बजेगा। देखा होगा आपने अपने सामने कि जो भी ढोल वादक होता है, जो भी ढोल बजा रहा होता है, वो पर्टिकुलरली डे बाय डे उस अपने ढोल को क्या करता रहता है, कसता रहता है। ठीक है, तो ढोल को किसका अधिकार है, कसने का अधिकार है, ताकि वो और अच्छी तरीके से क्या बज सके, वो और अच्छी तरीके से अपना क्या कर सके, प्रदर्शन कर सके। ठीक है, तो ढोल के केस में ताड़ना का जो अर्थ है वो किससे है, कसने से अर्थ है। ठीक है, गंवार, गंवार की अगर हम बात करें तो गंवार को बार बार आपको किसको क्या करने की जरूरत पड़ती है, समझाने की जरूरत पड़ती है। आई होप नीचे जो मैं लिख रही हूँ विजिबल हो। ठीक है, तो ढोल को, ढोल के अर्थ में ताड़ना का अर्थ किस चीज से है, कसने से है। जितना ज्यादा आप ढोल को कसेंगे उतना ही ढोल की जो आवाज है वो मधुर आएगी। ठीक है, गंवार के संदर्भ में जो ताड़ना का कह रहा है, गंवार को भी किसका अधिकार है, ताड़ने का अधिकार है, मतलब गंवार को भी बार बार समझाने का क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, शूद्र की अगर हम बात करें तो शूद्र के केस में यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि शूद्र को बार बार आपको क्या करना पड़ता है, शूद्र के केस में हम कह सकते हैं कि शूद्र को भी बार बार आपको क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि वह अपने दायरे में रहे। ठीक है, तो ढोल भी कस के उसको पता चलता है कि उसका दायरा क्या है। गंवार को भी बार बार किसकी जरूरत पड़ती है, समझाने की जरूरत पड़ती है। शूद्र को भी बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है ताकि वह अपने दायरे में रहे। पशु की अगर हम बात करें तो पशु को आपने देखा होगा कि बार बार किसकी जरूरत पड़ती है, मारने की जरूरत पड़ती है ताकि वो भी अपना दायरा सीमित रखे। देखा होगा आपने कि यदि आप किसी बैल के पीछे बैलगाड़ी में जा रहे हैं या घोड़े पर जा रहे हैं तो बार बार जो मालिक है वो क्या करता है, अपने घोड़े को या बैल को बार बार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या करता है, मारता है। तो उसको पता चल जाता है कि उसने क्या गलती करी है। अगर वो थोड़ा सा भी बियॉन्ड द वे जा रहा है तो उसको मार के उसको क्या आ जाती है, अकल आ जाती है। तो क्या कह रहा है, पशु को भी ताड़ने का अधिकार है, मतलब मार खाने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, और लास्ट आपका कह रहा है नारी। नारी को भी, नारी के संदर्भ में यहाँ ताड़ना से जो तात्पर्य है वो आपका तात्पर्य है नियंत्रण में रखने का, कंट्रोल में रखने का। ठीक है, यदि आप नारी को कंट्रोल में रखेंगे तो ऐसा कवि ने कहा है अपनी कविता के माध्यम से कि यदि आप नारी को कंट्रोल में रखेंगे तो वो भी अपने नियम कानून से चलेगी। अगर आपने उसे खुली छूट दे दी तो वो भी अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाने लगेगी। ठीक है, ऐसा हम नहीं, ऐसा कवि के द्वारा अपने काव्य के द्वारा बताया गया है।
ठीक है। तो यहाँ ताड़ना से क्या तात्पर्य है, ढोल के केस में अलग तात्पर्य है, गंवार के केस में अलग तात्पर्य है, शूद्र के केस में अलग तात्पर्य है, पशु के केस में अलग तात्पर्य है और नारी के केस में अलग तात्पर्य है कि सबको क्या है, ताड़ने का अधिकार है, सबको क्या है, ढोल के केस में कसने का अधिकार है, गंवार के केस में समझाने का अधिकार है, शूद्र और पशु के केस में समझाना और मारने का अधिकार है और नारी के केस में उसे कंट्रोल नियंत्रण में रखने का क्या है, अधिकार है। तो क्या कहता है श्लेष अलंकार कि शब्द जो है वो आपका एक ही बार आएगा, परंतु प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो एक और पंक्ति के माध्यम से मैं आपको ये दोबारा से क्लियर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर पंक्ति मैंने मेंशन नहीं की है, तो पंक्ति को मैं लिख देती हूँ। ठीक है। तो एक और पंक्ति से हम इस श्लेष अलंकार को समझते हैं। जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की होए, बारे उजियारे करे, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरे होए। ठीक है। लास्ट टाइम कनिष्ठ सहायक में ये प्रश्न पूछा भी गया था। देखिए क्या कह रहा है, जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की होए। यहाँ पर जो आपका कवि है वो दीपक को किससे कंपेयर कर रहा है, कपूत से कंपेयर कर रहा है। ठीक है। क्या कह रहा है, जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की होए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरे होए। तो यदि यहाँ पर मैं दीपक को फर्स्ट नंबर दे दूं और कपूत को आपका सेकंड नंबर दे दूं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना किसको, बारे शब्द को और बड़े शब्द को। ठीक है। तो दीपक के केस में क्या कह रहा है, जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की होए। जैसी स्थिति दीपक की है वैसी स्थिति किसकी है, कपूत की भी है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कैसे। बारे उजियारे करे, दीपक के केस में, दीपक के केस में बारे का अर्थ है जलने से। ठीक है। तो जब दीपक जलता है तो क्या करता है, उजाला करता है। ठीक है। कपूत के केस में जो बारे का अर्थ है वो है होने से। ठीक है। फिर कह रहा है बड़े अंधेरे हुए, तो दीपक के केस में बड़े का अर्थ है बुझने से। ठीक है। और कपूत के केस में बड़े का जो अर्थ है, कपूत के केस में बड़े का जो अर्थ है वो बड़े होने से। ठीक है। अब देखिए समझिए पंक्ति को, कवि क्या कहना चाह रहा है, जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की होए। कवि कह रहा है कि जैसी स्थिति दीपक की है वैसी स्थिति किसकी है, कपूत की भी है। अब वो उसको नेक्स्ट लाइन में समझा रहा है कैसे। बारे उजियारे करे, दीपक जब जलता है तो क्या करता है, उजाला करता है। और कपूत जब होता है, बारे का अर्थ कपूत के केस में किससे है, होता है, तो उजाला कर रहा है। क्योंकि बचपन में पता नहीं है ना कि पुत्र सपूत है कि कपूत है। जब बेटा पैदा हुआ तो घर में क्या हो गया, उजाला हो गया। जब दीपक जला तो घर में क्या हो गया, उजाला हो गया। जब बड़े अंधेरे हुए, जब दीपक क्या हो गया, बुझ गया, तो क्या हो गया, अंधेरा हो गया। लेकिन जब कपूत बड़ा हो गया तो क्या हो गया, अंधेरा हो गया। ठीक है। जब किसी घर में कपूत पैदा हो जाता है तो उस घर में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। कैसे, किस माध्यम से, वह अपनी सारी संपत्ति किस में नष्ट कर देगा, बुरे कामों में। ठीक है। जुआ, शराब, इन सब चीजों में क्या कर देगा, व्यर्थ कर देगा अपने घर की सारी धन दौलत। ठीक है। उसके घर में क्या रहेगा, हमेशा क्लेश ही क्लेश रहेगा। तो यही कह रहा है कि जैसी स्थिति दीपक की है वैसे ही स्थिति किसकी है, कपूत की है। दीपक जब जलता है तो उजाला होता है, कपूत जब पैदा होता है तो उजाला होता है। क्योंकि उस समय मालूम नहीं होता है कि घर में कपूत पैदा हुआ है। ठीक है। बेटा हुआ है तो सबने जश्न मनाया। जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा दीपक बुझ गया, जब दीपक बुझ गया तो अंधेरा हो गया। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा कपूत जो है बड़ा होता रहा, तो उसके जो कुकर्म है वो परिवार में सबके सामने आते रहे। तो फिर क्या पता चला, कपूत पैदा हो गया, उसके घर में क्या हो गया, अंधेरा छा गया। तो जो कवि है उसने दीपक को किससे कंपेयर किया है, कपूत से कंपेयर किया है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे, शब्द जो है वो एक बार आया है, बारे शब्द एक बार आया है। दीपक के केस में उसका अर्थ अलग है, कपूत के केस में उसका अर्थ अलग है। बड़े शब्द जो है वो एक बार आया है, दीपक के केस में उसका अर्थ अलग है और कपूत के केस में उसका अर्थ अलग है। तो एक बार मैं दोबारा दोहराती हूँ। श्लेष अलंकार आपका कहता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। मतलब अर्थ क्या है इसका, कि शब्द जो है वो एक बार आएगा, परंतु प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे।
ठीक है। तो आई होप मेरी इन पंक्तियों के माध्यम से जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसमें मैं सफल रही होंगी। तो आज की क्लास के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि श्लेष अलंकार किस में होता है और कैसे आप श्लेष अलंकार की पहचान करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।